Hello everyone, my name is Raman and welcome to Sierra Malhotra classes. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिट बी ग्रेड ए एग्जामिनेशन के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को। टोटल 7 सब्जेक्ट में से 200 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ दो सब्जेक्ट के ऊपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को। एक है एमएसएमई और दूसरा है प्रोफेशनल नॉलेज। इन दोनों सब्जेक्ट में से टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मेरिट सेक्शन की बात करें तो मेरिट सेक्शन में 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक एमएसएमई, दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक और तीसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। इन तीनों में से जनरल अवेयरनेस में से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन पूछे गए, बट जनरल अवेयरनेस सबसे ट्रिकी रहा। बड़े उल जलूल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जनरल अवेयरनेस के अंदर। अब क्या कट ऑफ रह सकती है, हम उसके ऊपर भी अभी डिस्कशन करेंगे। ग्रेड ए के एग्जामिनेशन के साथ साथ ग्रेड बी का भी एग्जामिनेशन हुआ। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो ग्रेड ए और ग्रेड बी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल में कोई फर्क नहीं रहा। क्वेश्चन अलग थे बट डिफिकल्टी लेवल कोई ज्यादा नहीं थी। यहाँ पर हम ग्रेड ए की आंसर की कोई डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्रेड ए में काफी सारे बच्चे अपियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। इस आंसर की को लाने में मेरे को 2 दिन लग गए। आपका एग्जामिनेशन संडे को हुआ था और आज ट्यूसडे है, तो इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट सीरियस ही नहीं थे इस एग्जामिनेशन के लिए। मैंने बड़े मैसेजेस डाले टेलीग्राम के ऊपर कि काइंडली बच्चे रीच आउट करें जिनको भी क्वेश्चन याद है, मेरे को आंसर की को परफेक्ट करना है। तो काफी कम बच्चों ने मेरे को रीच आउट करा। उन्हीं बच्चों की वजह से आंसर की बन के आई है। हम पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक रीजन तो ये है कि जो बच्चे ऑलरेडी एग्जामिनेशन देख रहे हैं वो असेस कर सकेंगे कि कहाँ पे उनकी गलती है, और मेंस एग्जामिनेशन से जो फेज 2 का एग्जामिनेशन है 19 जनवरी को, उसके लिए थोड़े से बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। और दूसरा, जो आगे जाके सिडबी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो बच्चों को पता चल जाए जो प्रोस्पेक्टिव एस्पिरेंट्स हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए, आंसर की को डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ दिन पहले YouTube पे एक वीडियो लेकर आया था जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बताई थी। इसमें स्ट्रीम स्पेसिफिक के 7 टॉपिक से कि आप ये जरूर पढ़ के जाना। रेशियो से क्वेश्चन आए, आयरक नॉर्म से काफी सारे क्वेश्चन आए, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से क्वेश्चन आए, केवाईसी से क्वेश्चन आए, एनबीएफसी से क्वेश्चन नहीं आया, असेसमेंट ऑफ लोन के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर एलसी के ऊपर क्वेश्चन आया, वर्किंग कैपिटल में कैश क्रेडिट वगैरह, टर्नओवर मेथड, एमपीबीएफ, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। साथ ही साथ एमएसएमई के अंदर एमएसएमई एक्ट मैंने आपको बोला था 8 टॉपिक दिए थे और इन 8 टॉपिक में ही से ही क्वेश्चन आए, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने आप जज कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन जो हमने कोर्सेज में करी थी उसका लेवल क्या रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ 2 या 3 दिन पहले कोर्स में एनरोल करवाया क्योंकि हमारी इतनी मार्केटिंग नहीं है, वो उतना ज्यादा मार्केट नहीं करते अपने कोर्सेज को, बट उन्होंने 2-3 दिन के अंदर जितने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करा उससे भी वो इस कट ऑफ को इजीली क्लियर कर लेंगे। इस 80 क्वेश्चन को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको 40 to 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली एमसीक्यू से दिखेंगे और 90% आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कोर्स के अंदर से हैं। मैं 100% का ऑब्वियसली क्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होता, काफी माइन्यूट चीजें कभी कभी छूट जाती है, इससे वो थोड़ी सी आपके कोर्स से बाहर रह जाती है। ठीक है ना। अभी इस कोर्स को और बेटर करा जाएगा आगे के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे पहले कट ऑफ बता दो सर, हम कट ऑफ देखेंगे और जाएंगे, देखेंगे कि आगे के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, मेंस के लिए पढ़े कि ना पढ़े। चलिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का ये पार्ट है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हो सकते हैं? सबसे पहली बात, ये एग्जामिनेशन का लेवल इजी रहा। किसी भी बच्चे ने रीच आउट नहीं करा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफिकल्ट आया। जनरली रीजनिंग के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो रिसेंट टाइम में काफी डिफिकल्ट आ रहे हैं, बट ऐसा किसी बच्चे ने बोला नहीं। तो क्या पता यहाँ पे कट ऑफ आपकी 25% से 30% की रेंज में रहे। ठीक है ना, कम भी रह सकती है क्योंकि इनको 1250 स्टूडेंट्स को फेज 2 के एग्जामिनेशन में लेके जाना है। इसमें हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है, तो क्या पता 25% to 30 की रेंज में रहे। कभी ऐसा हो चुका है एक बार कि यहाँ पर एडमेंट होके एक एग्जामिनेशन में इसकी कट ऑफ को 40% तक खींच दिया था क्वालिफाइंग नेचर की, बट अगर 40% पे लेके जाते हैं तो 1250 बच्चे नहीं आ पाएंगे, 1250 स्टूडेंट्स नहीं मिल पाएंगे इनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका लेवल कम करना पड़ेगा, 25 to 30% तक रहना चाहिए। चलिए, इसके बाद आते हैं आपके जो मेरिट सेक्शन वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई और प्रोफेशनल नॉलेज। अच्छा, एमएसएमई और प्रोफेशनल नॉलेज के रिस्पेक्ट में आई थिंक सो जो इंस्टीट्यूट्स ने कॉल लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए, आपको भी मैंने लिस्ट दिखाई,
तो काफी सारे क्वेश्चन उन लिस्ट से हिट करे। तो यहाँ पर देखो कट ऑफ स्पेसिफिक क्लियर करना मुश्किल नहीं है। एमएसएमई पार्ट की बात करें तो एक लेक्चर मैंने लिया था एमएसएमई एक्ट के ऊपर। इसके ऊपर 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए थे जो सबके लिए ओपन था, जो कोर्स में एनरोल नहीं उनके लिए भी ओपन था। उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन डायरेक्टली है। 30 क्वेश्चन में से 7 to 8 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रखे हैं, जिसको भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एमएसएमई और प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ को क्लियर करना डिफिकल्ट नहीं है। जो एक्सपेक्टेड था वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। अब जीए की बात करें तो काफी सारे बच्चे 0 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क जैसा स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ को बताना बहुत डिफिकल्ट है, बट मेरे को ऐसा लगता है 2 मार्क्स के आसपास ये क्या पता कट ऑफ रहे, क्योंकि बड़े सारे बच्चे बिल्कुल भी मार्क्स यहाँ पे लेकर नहीं आ रहे, 0, 1 या 2 की रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स की कट ऑफ रह सकती है। अगेन इसके पीछे भी यही क्राइटेरिया है, यही मतलब बेसिक है कि 1250 बच्चों को, 1250 स्टूडेंट्स को इनको मेंस के एग्जामिनेशन में लेके जाना है, इसलिए जीए की कट ऑफ को कम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इन तीनों सब्जेक्ट में प्रोफेशनल नॉलेज, एमएसएमई एंड जीए, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं, मैक्सिमम अगर कर ले, मैक्स टू मैक्स ले जाए तो 40 मार्क्स, बस 40 भी बहुत ज्यादा है। अगर आपके 35 मार्क्स भी आ रहे हैं तभी भी आप मेंस के एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। सर हमारे तो यहाँ पे 75 मार्क्स आ रहे हैं, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। अब वो पढ़ाई का बेनिफिट आपको मेंस के एग्जामिनेशन में जरूर मिलने वाला है। आप मेंस के एग्जामिनेशन में जाएंगे, आपका ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का जो पार्ट है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अब आपको बस डिस्क्रिप्टिव पार्ट को ही प्रिपेयर करना है। अगर आप में से ये बच्चे हैं, इस टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने भी अच्छे से नहीं पढ़ा, एमसीक्यू कर रहे थे, आपका पेपर निकल रहा है, तो आज के टाइम पे आपको नेक्स्ट 7 to 10 डेज जो आपके लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर पहले आपको वो कंप्लीट करना है, तब जाके आपको डिस्क्रिप्टिव पे जाना है। आगे आपको फेज 2 मेंस के लिए कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन करी जाएगी सेपरेट वीडियो लाके। अभी इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आपको लगता है क्वेश्चन कुछ डिफरेंट आया था एक्चुअल एग्जामिनेशन में, या फिर ऑप्शन कुछ और हो सकते हैं, आंसर कुछ और हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि आप ठीक कह रहे हैं तो हम अपने आंसर की में चेंजेस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है एमएसएमई एक्ट के रिस्पेक्ट में कि ये कब इफेक्ट में आया था, तो आंसर है 16 जून 2006। सेम क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में, और ये वाला टेस्ट सबके लिए ओपन था एमएसएमई एक्ट के ऊपर। ठीक है जी, 16 जून 2006। अपॉइंटेड डे के बारे में बात करी गई थी। अपॉइंटेड डे की डेफिनेशन क्या है? जब भी आप सामान भेज देते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो 15 डेज के पीरियड के बाद जो दिन आता है उसको अपॉइंटेड डे बोलते हैं। उससे पेमेंट्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करी जाती है। तो अपॉइंटेड डे के ऊपर एक क्वेश्चन आया, या हमारे नोट से निकाला गया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए फॉर क्लासिफिकेशन एज माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइज। इसके बारे में आई एम श्योर काफी सारे टेस्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मिले होंगे, हर एक इंस्टीट्यूट ने इसको कराया होगा। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्लासिफिकेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक की है, टर्नओवर कितने करोड़ तक का हो सकता है, तब उसको एक मीडियम एंटरप्राइज बोला जाएगा। तो आंसर है 250 करोड़। एक क्वेश्चन था कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितने तक हो सकती है कि एक माइक्रो एंटरप्राइज को क्लासिफाई करा जाए, तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपीज आंसर है। एक क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए तक हो सकती है अगर उसको एक स्मॉल एंटरप्राइज क्लासिफाई करना है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 10 करोड़ रुपीज। ये हमारे नोट्स के कटआउट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन। इसके साथ साथ इन्हीं पॉइंट के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन हमारे कोर्सेज में दे रखे हैं, एमसीक्यू टेस्ट में दे रखे हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा जाएगा ताकि आपकी नॉलेज को चेक करा जा सके। चलिए, इजी पार्ट। ओके, 3 क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में भी आपके एमसीक्यू टेस्ट में थे। चलिए, अगला पार्ट आता है कि आपको जो पेमेंट का टाइम है एमएसएमई एक्ट के रिस्पेक्ट में, कितना मैक्सिमम टाइम दिया गया है कि पेमेंट हो जाए जो एमएसएमई सेलर है उसको, तो आंसर है 45 डेज का। तो मैक्सिमम पेमेंट पीरियड जो बता रखा है एमएसएमई एक्ट में वो है 45 डेज। सेम क्वेश्चन। अगला आता है 7th क्वेश्चन। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल हमारा बनाया जाता है, तो इसके अंदर बोला गया कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम मेंबर्स रहेंगे, नॉट लेस देन डैश, और कितने से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे इस काउंसिल के अंदर। तो इसका आंसर है 3 and 5। डिट्टो क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर डिट्टो क्वेश्चन है। अभी 7 क्वेश्चन हुए, 7 में से 6 क्वेश्चन एमसीक्यूज के हैं और 1 नोट्स का है। ये अपॉइंटेड डेज वाला नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना।
बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज में दे रखे हैं। चलिए अगला भी क्वेश्चन आता है, ये भी एमसीक्यू से है। जो रेफरेंस करा जा रहा है एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल को, वो कितने दिन के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एमसीक्यू दे रखा है इसका भी 90 डेज का, आंसर 90 डेज है। अगला क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ अपील, अगर जो फैसिलिटेशन काउंसिल है एमएसएमई के रिस्पेक्ट में, अगर वो अपील के लिए जाते हैं कि हमें इनका डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा, हम इसके अगेंस्ट कहीं जाके अपनी अपील डालेंगे, तो उस केस में जो भी अमाउंट डिसाइड करा गया डिस्प्यूट का, उसका 75% आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, तब जाके आप अपील कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में दे रखा है, सेम क्वेश्चन है जी, 75%। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर बायर फेल कर जाता है पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में आपको पेनल्टी कितना रिस्पेक्ट में देना पड़ता है ना, पैसा तो देना ही है, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो निकल के आता है 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट, ठीक है ना। वेयर एनी बायर फेल्स टू मेक पेमेंट, जो भी सप्लायर को पैसा देना था, तो उस केस में उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, जो अमाउंट है अपॉइंटेड डे से लेके जब तक उसने पैसा नहीं दिया, जो कि रहेगा 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट। सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टेस्ट में आप देख रहे हैं, 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, और अभी हम 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। यहाँ पर 30 क्वेश्चन के टेस्ट के अंदर 9 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एक ही टेस्ट से आ रखे हैं। 30 क्वेश्चन के टेस्ट में से 9 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए, और एक क्वेश्चन जो है वो नोट से आया। चलिए अगला पार्ट आता है, कोई पोर्टल का नाम पूछा गया है जो एमएसएमई की डिलेड पेमेंट्स के रिस्पेक्ट में ध्यान रखता है, तो पोर्टल का नाम है एमएसएमई समाधान। एक दिन पहले मैंने कुछ एक लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज को शेयर करा था कि इसको आप जरूर पढ़ के जाएं, और ये भी टेलीग्राम पे शेयर करा गया था, अपने बच्चों को भी दिया था और टेलीग्राम पे भी सबको दिया था। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 था ये एमएसएमई समाधान। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ एमएसएमई एक्ट, तो उसको कितने टाइम में मिलना पड़ता है, 3 मंथ के अंदर कितनी बार उसको मिलना पड़ता है। अच्छा, कुछ बच्चों ने बोला कि यहाँ पे 6 मंथ का टाइम दिया गया था, तो यहाँ पर जो आंसर है वो एक बार मिलना होता है आपको हर 3 महीने के अंदर। अगर 6 मंथ दे रखा था तो उसमें आपको 2 बार मिलना पड़ेगा इस बोर्ड को, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। मैंने आपको बता दिया कि जो करेक्ट है 3 महीने में एक बार, अगर 6 मंथ दे रखा है तो उस केस में 2 बार मिलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप बताएंगे क्वेश्चन क्या था, 3 मंथ के रिस्पेक्ट में या 6 मंथ के रिस्पेक्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा कोर्स के बाहर से था, ये आपके टॉपिक से भी बाहर था, मतलब ये कंपनीज एक्ट से पूछा गया है। जो कंपनीज हैं अगर वो एमएसएमई को पेमेंट नहीं करते, लेट करते हैं, जो प्रोविजन है एमएसएमई एक्ट उसके हिसाब से पेमेंट नहीं होती, तो उस केस में एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को एक फॉर्म फाइल करना होता है। उस फॉर्म का नाम पूछा गया था जो कि है एमएसएमई फॉर्म 1। ट्रैक करा जाएगा ना कौन सी कंपनी है वो पेमेंट टाइम से नहीं कर रही है। तो ये क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का होना चाहिए, बट हमारे कोर्सेज में कवर्ड नहीं है। चलिए अगला पार्ट आता है, जो 3 टारगेट्स दिए गए पीएम टास्क फोर्स के अंदर। अच्छा देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सॉरी, कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या पीएम टास्क फोर्स की बात कर रखी है, ये तो किसी मतलब जनरल अवेयरनेस है, ये थोड़ा ना आपका प्रोफेशनल नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने मास्टर डायरेक्शन पढ़ रखी है, लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है, इसके अंदर ये पीएम टास्क फोर्स के रिस्पेक्ट में जो टारगेट्स है उनको मेंशन कर रखा है। ये लेक्चर भी यूट्यूब पे है, आप जाके हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ढेर सारी आपको ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन जो सही था वो ये था कि 60% क्रेडिट माइक्रो सेक्टर को देना है आपको, जो प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर में आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को दिया है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अलग है, माइक्रो एंटरप्राइज अलग है। तो जो आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, 2 एंटरप्राइज को दिया है, माइक्रो को भी स्मॉल को भी, तो कोशिश करेंगे अगले साल आप 60% जो क्रेडिट दे रहे हैं वो माइक्रो सेक्टर को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो सेक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही था। बाकी जो 2 पॉइंट थे वो उलट पुलट थे, मतलब वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। ओके जी, अगला आपका पॉइंट आता है, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन देखो आपके एमसीक्यूज में दे रखा है, बार बार क्या बोलना है ये। ओके, अगला पीएम टास्क फोर्स के ऊपर फिर से क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक बात पूछी गई थी। एक क्वेश्चन था कि आपको जो ईयर ऑन ग्रोथ करनी है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर, आपको कितना क्रेडिट ग्रो करवाना है। तो यहाँ पर आपका 20% ग्रोथ करनी है क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। सेम क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन आता है फिर से सेम डायरेक्शन का, ये आपको डायरेक्शन के बारे में पढ़ने को बोला था। यहाँ पे है कि आपको कितना लोन देना है एमएससी सेक्टर को जिसमें बैंक्स कोलेटरल नहीं लेंगे, तो आंसर है 10 लाख रुपीस, एमसीक्यूज के अंदर कवर्ड। अगला क्वेश्चन आता है कंपोजिट लोन कितना दे सकते हैं,
टू enable MSE entrepreneurs to avail the working capital as well as term loan. वर्किंग कैपिटल साथ में टर्म लोन जो कुछ एक साल से ऊपर का दिया जाता है ना, तो दोनों को मिला के कॉम्पोजिट लोन की लिमिट क्या है? तो आंसर है इसका 1 करोड़ रुपए। इसके रिस्पेक्ट में कॉम्पोजिट लोन की डेफिनेशन पूछ रखी थी एमसीक्यूज के अंदर। इसके साथ साथ आपको जो डायरेक्शन पढ़ाई थी उसके अंदर इसके बारे में डिस्कशन करा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है सीजीटी एमएससी के ऊपर। सीजीटी एमएससी की सबसे पहले डेफिनेशन पूछी गई, डेफिनेशन नहीं मतलब फुल फॉर्म पूछा गया। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। सिडबी के रिस्पेक्ट में अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो सीजीटी एमएससी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कवर्ड है, हर जगह कवर्ड होगा। अगला पार्ट आता है सीजीटी एमएससी की रिवाइज्ड गारंटी अमाउंट क्या है? इसको बढ़ा दिया गया था 2 करोड़ से इसको 5 करोड़ या फिर 500 लाख कर दिया गया है। इजी क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन आता है हाउ मच लॉस विल बी कवर्ड अंडर सीजीटी एमएससी। गारंटी दे रहा है, अब कोई पेमेंट नहीं करता अगर लोन की तो उस केस में कितना कवरेज मिलेगी इस गारंटी स्कीम के अंदर। ये 5 लाख रुपए तक का लोन है माइक्रो एंटरप्राइज को। यहाँ पर अलग अलग श्रेणी बना रखी है, कैटेगरी बना रखी है जिसके अंदर कवरेज दी जाती है। माइक्रो एंटरप्राइज को लोन दे रखा है 5 लाख रुपीज तक, तो इसमें कवरेज का परसेंटेज है 85%। डिट्टो क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में। चलिए अगर सीजीटी एमएससी की बात करेंगे तो जो कॉर्पस है वो किसने कंट्रीब्यूट करा, पैसा किसने लगाया? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साथ में सिडबी। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि अगर लोन दिया जा रहा है 50,000 रुपीज तक तो उसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई करा जाएगा मुद्रा लोन के अंदर? तो आंसर है शिशु। सबने कवर कर रखा होगा मुद्रा स्कीम को, क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी है। अगला पार्ट आता है मुद्रा से रिलेटेड ही। मुद्रा के रिस्पेक्ट में जो आपको माइक्रो एंटरप्राइज को लोन देते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अलग से क्रेडिट गारंटी फंड भी है फॉर माइक्रो यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या है, लोन अप टू डैश क्वालिफाई एज माइक्रो लोन अंडर क्रेडिट गारंटी फंड टू माइक्रो यूनिट। तो यहाँ पे लिमिट को बढ़ाया गया, पहले 10 लाख थी जिसको बढ़ा के अब 20 लाख रुपीज कर दिया गया। तो इसी के रिस्पेक्ट में क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके कि माइक्रो फंड जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको कितनी गारंटी प्रोवाइड करी जाती है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लोन लिमिट इज 20 लाख रुपीज। तो यहाँ से आपका आंसर आता है 20 लाख रुपीज। इसको बढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अगला पार्ट आता है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स है। तो फर्स्ट जो 3% है अमाउंट इन डिफॉल्ट, पैसा नहीं दिया तो वो तो देखो जो बैंक है उसको बियर करना है। उसके बाद ओवर एंड अबव जो भी पैसा है उसका 75% प्रो रेटा होगा। 75% ये वाला फंड देगा और बैलेंस 25% जो आपका बैंक है उसी को बियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये इसलिए करा जाता है कि बैंक ऐसा भी ना करे कि क्रेडिट गारंटी मिल रही है गवर्नमेंट से तो ऐसे कोई भी टेढ़े मेढ़े लोन बांट दो। ऐसे तो कहेंगे हाँ जी लॉस होने दो, कोई दिक्कत नहीं, सारा गवर्नमेंट बियर कर लेगी। तो गवर्नमेंट कहते नहीं, आप लोन दो बट देख के दो, पूरा अपना डिलीजेंस करो। ऐसा नहीं है अगर लॉस होगा तो सारा हम लॉस कर लेंगे, हम और आप मिलकर डिवाइड करेंगे, इसलिए परसेंटेज की बात आती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 75% है। सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में दे रखा है। हमने यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपका लॉस है उसके बारे में डिस्कशन करी थी एमसीक्यूज में। इसके आंसर में ऑब्वियसली बता रखा था कि जो फर्स्ट लॉस है वो बियर करेगा आपका बैंक, उसके बाद 75% प्रो रेटा पे शेयर करा जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आता है RXIL किसकी जेवी है? तो सबसे बड़ा ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म ये चलाते हैं। तो यहाँ पर ये जेवी है सिडबी और एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के अंदर, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रमोटर ऑफ RXIL। तो यहाँ पर सिडबी दे रखा है, एनएससी दे रखा है, एक्सिस बैंक दे रखा है। तो एक्सिस बैंक का कोई लेना देना नहीं है, सिडबी और एनएससी मिलकर ये वाले पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। ओके, सबसे बड़ा पुराना आपका ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन आया एमएसएमई स्कीम से। काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए स्कीम से ही। द मैक्सिमम कॉस्ट जो हो सकती है एक प्रोजेक्ट की फॉर सेटिंग अ न्यू माइक्रो एंटरप्राइज, उसका जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसमें कितना उसका सब्सिडी वगैरह है, ठीक है, मार्जिन मनी सब्सिडी। तो यहाँ पर है 50 लाख रुपीज। इजी क्वेश्चन, काफी जगह कवर्ड होगा, एमसीक्यूज के अंदर भी कवर्ड है। साथ में अगर आपको सेकंड लोन चाहिए अपग्रेडेशन के लिए, एग्जिस्टिंग जो पर्टिकुलर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में ऑलरेडी है उसको अगर अपग्रेडेशन में जाना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो उस केस में 1 करोड़ रुपए का आपका बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है। अगला पार्ट आता है फिर से पीएमईजीपी स्कीम में से, व्हाट इज द रेट ऑफ सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर जनरल कैटेगरी अगर कोई प्रोजेक्ट लोकेट है रूरल एरिया के अंदर। तो यहाँ पर आंसर है 25%। सेम एमसीक्यूज आपके कोर्सेज में कवर्ड। इसके बाद पीएम विश्वकर्मा आती है, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए।
सबसे पहली बात कि कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है, तो आंसर है 3 लाख रुपीज। इजी क्वेश्चन, सबने कवर कर रखा होगा, सब इंस्टीट्यूट ने कवर कर रखा होगा। यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज में जाएंगे तो प्रोफेशनल नॉलेज के काफी सारे क्वेश्चन काफी इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ा रखे होंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द क्वांटम एंड टेन्योर ऑफ सेकंड ट्रांच। अगर सेकंड ट्रांच ऑफ लोन मिल रहा है पीएम विश्वकर्मा में, तो कितना हो सकता है, तो सेकंड ट्रांच के अंदर आपको 2 लाख रुपीज मिलता है और इसका टेन्योर होता है 30 मंथ्स का। 30 मंथ्स में आपको रिपे करना है। दोनों क्वेश्चन कवर्ड। ओके, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करा जाता है पीएम विश्वकर्मा के अंदर, तो आंसर है 5% का, बाकी सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम से ढेर सारी स्कीम्स आपको कवर कराई गई, अप्रोक्सीमेटली 16 स्कीम्स थी, तो वहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखे गए। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी फॉर न्यू कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैविंग प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द रेंज ऑफ 5 to 10 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे जो सब्सिडी का अमाउंट है वो है 70% का। इसके जैसे क्वेश्चंस करवाए गए और आपके नोट्स के अंदर फंडिंग पैटर्न ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड कर रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि आपका कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स है, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है ना टोटल, उसमें लैंड का मैक्सिमम कितना पैसा आप ले सकते हैं, तो इसका 25% आंसर। अगर आप स्कीम्स में देखेंगे तो जनरली लैंड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ यही आपका क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें लैंड की कॉस्ट को इंक्लूड करा जाता है, उसमें भी एक लिमिट लगा रखे है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से 25% तक ही लैंड हो सकती है। ठीक है ना, तो लैंड को जनरली उतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि लैंड अपने आप में उतना अच्छा एसेट नहीं है, उसके ऊपर फैसिलिटी बनना एक एसेट है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होगी वो हेल्प करेगी लोगों को। ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, लोन गिवन टू एन एंटिटी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 5 करोड़, अगर प्लांट एंड मशीनरी में है, टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज है, तो उसको मतलब एक किस टाइप का लोन क्लासिफाई करा जाएगा, तो इसका आंसर है प्रायोरिटी सेक्टर लोन है, स्मॉल एंटरप्राइज वो बन के आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था कि ये एंटरप्राइज कौन सी है और ये किस पर्टिकुलर लोन में क्लासिफाई करेगा। अगर आप एमएससी सेक्टर को लोन दे रहे हैं तो एक प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी सेक्टर के जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज है उसमें दे रखा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, एसएमई क्रेडिट रेटिंग की नोडल एजेंसी क्या है, तो इसका आंसर है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नॉट रिलेटेड टू एमएसएमई, तो यहाँ पे जनधन योजना है, ये बैंक अकाउंट ओपन कराने के रिस्पेक्ट में, एमएसएमई से इसका कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंशियल स्कीम्स के अंदर कवर्ड है ये वाली पर्टिकुलर स्कीम भी। चलिए केवीआईसी की बात करेंगे, तो ये केवीआईसी के बारे में बोला गया कि ये किस टाइप की बॉडी है, तो इसका आंसर है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक एक्ट भी है। ओके, अगर किसी एक्ट से कोई बॉडी बन रही है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ केवीआईसी, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो शेयर करे हैं एक दिन पहले एग्जामिनेशन से, तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दिए थे, तो सेम क्वेश्चन हमने भी दे रखा है, तो यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, तो वो आंसर था। ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्कीम ड्यूरेशन ऑफ एसपीआईसी स्कीम, एमएससी स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, ये क्वेश्चन हमारा कवर्ड नहीं था, तो ये पढ़ा देंगे अभी आपको स्पाइस स्कीम नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका फेज 2 है, मेंस है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 4 इयर्स। अगला है एसएफयूआरटीआई स्कीम, स्फूर्ति स्कीम है, तो यहाँ पर कितने इंटरवेंशन है, तो 3 इंटरवेंशन है, सॉफ्ट, हार्ड एंड थीमेटिक। अगला क्वेश्चन आता है, द इंटरेस्ट रेट चार्ज अंडर खादी विकास योजना, ये कितना हो सकता है, तो स्कीम कवर्ड है, आंसर इज 4%, इजी क्वेश्चन। ओके, अगला है, जो आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है एमएसएमई के रिस्पेक्ट में, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उनको मिनिमम कितना इस एमएससी प्रोडक्ट्स को एक्वायर करना है, तो आंसर है 25%, इजी क्वेश्चन, हर जगह कवर्ड होगा। अगला क्वेश्चन आता है एमएसएमई स्कीम के रिस्पेक्ट में, प्रमोशन ऑफ एमएससी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड सिक्किम, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट अंडर प्रमोशन ऑफ एमएससी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछी थी, आंसर है 90% का। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा 13.5 करोड़ या फिर 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विच एवर इज लेस। ठीक है ना, बैलेंस जो भी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में है। अगला क्वेश्चन आता है कि जेड गोल्ड सर्टिफिकेशन होता है, इसकी कॉस्ट है, इसका बेनिफिट्स प्रोवाइड कर जाते हैं,
ये है MSME जो आपका चैंपियन पोर्टल है, चैंपियन स्कीम है, उसके अंदर 3 स्कीम्स हैं, तो उसके अंदर ये बेनिफिट्स हैं अलग-अलग। तो यहाँ पे जेड यानी जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला प्रैक्टिस, तो इसके लिए अगर आप कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह लेते हैं, गोल्ड सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो उसमें आपको जो बेनिफिट्स हैं वो 90,000 के हैं। तो आंसर इज 90,000। ओके, अगला आता है MSME इनोवेशन स्कीम के रिस्पेक्ट में। चैंपियन के अंदर ही 3 स्कीम आती है, तो MSME इनोवेशन स्कीम के ऊपर 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला कि कितनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी स्कीम्स, ये MSME इनोवेशन स्कीम। तो यहाँ पे 3 पार्ट आते हैं आपके, इनोवेशन, IPR एंड डिजाइन। ठीक है, तो ये 3 स्कीम्स के अंदर आती है। ओ सॉरी, इनोवेशन बोल दिया, इंक्यूबेशन है ये, बोल दिया मैंने आपको इनोवेशन। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आता है फॉर MSME इनोवेटिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू होस्ट इंस्टीट्यूट। यहाँ पे होस्ट इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वो कितनी मैक्सिमम है, तो वो है 15 लाख रुपीस की। ये दी जाती है फॉर डेवलपमेंट एंड नर्चरिंग न्यू आइडियाज इन MSC सेक्टर। ओके ओके, कवर्ड है हमारे नोट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है स्टार्टअप स्टेटस कब रिवोक कर लिया जाता है, अगर आपका टर्नओवर कुछ लिमिट से बढ़ जाएगा या फिर आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम एक पर्टिकुलर ईयर से बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 करोड़ से अगर आप ऊपर चले जाते हैं या फिर आपको 10 साल से ज्यादा हो जाता है इनकॉर्पोरेट हुए हुए, तो उस केस में आपका स्टार्टअप का स्टेटस रिवोक हो जाता है। इसके बाद अच्छा, इसको जनरल अवेयरनेस का पार्ट मान सकते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन था, ये भी MSME स्कीम्स की जनरल अवेयरनेस का पार्ट ही है। तो MSME जब एक हायर लेवल पे पहुंच जाती है, मतलब पहले वो माइक्रो एंटरप्राइज है, फिर स्मॉल बन जाती है, स्मॉल से वो मीडियम बन जाती है, तो इस केस में वो सारे एक छोटे ब्रैकेट में जिसमें वो पहले थी उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकती है, अदर देन टैक्स बेनिफिट। कितने टाइम तक, ये क्वेश्चन था। तो MSME व्हेन शिफ्टेड टू हायर लेवल, माइक्रो स्मॉल होगी, स्मॉल मीडियम होगी, कैन कंटिन्यू टू अवेल ऑल नॉन टैक्स बेनिफिट of the category in which it was before reclassification for how many years, तो आंसर इज 3 years। 3 साल तक वो प्रीवियस कैटेगरी जिसमें वो थी उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकती है। हमने देखा कि काफी सारी जो स्कीम्स आती हैं वो एक सेक्टर स्पेसिफिक, माइक्रो के रिस्पेक्ट में भी काफी स्कीम्स, ज्यादा स्कीम्स आती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस लोन के रिस्पेक्ट में। तो माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन दे रखी थी कि कितना कोलेटरल फ्री लोन दे सकते हैं। कोलेटरल फ्री लोन तो देना ही है, उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए हाउस होल्ड की, तो यहाँ पे आंसर इज 3 लाख रुपीज। ओके जी, अगला क्वेश्चन रेशियो आंसर से आया, तो इसके क्या फिगर है वो नहीं बताया गया, बट एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट कवरेज के ऊपर, जिसके अंदर हम EBIT को इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं, कितना इंटरेस्ट का कवरेज है इसके ऊपर। फिर 2 क्वेश्चन है, एक लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर, इसके अंदर कौन सी रेशियो वो नहीं पता, करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, बट एक करंट रेशियो के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो रेशियो एक्सिस के ऊपर 3 क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपको लगता है 2 क्वेश्चन है या फिर कम क्वेश्चन है, जरूर आप बताना। ठीक है, तो ढेर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है। रेशियो एक्सिस के ऊपर हमने अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस को कर रखा है। चलिए, अगला पार्ट आता है आपका ये वर्किंग कैपिटल असेसमेंट से, मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें हर एक टाइप का वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट सिखा रखा है। पहला क्वेश्चन है कि सेल्स कुछ दे रखी है, तो टर्नओवर मेथड से कितना आपका निकल कर आना चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे जो सेल्स दे रखी है उसका 20% आपको निकालना था, इनटू करना था, और वो आपका आंसर था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और एक कितना आपको लोन दे सकता है बैंक। बैंक कितना पैसे दे सकता है वर्किंग कैपिटल, वो डिफरेंट है टर्नओवर मेथड के अंदर। टर्नओवर मेथड के हिसाब से जो आपकी टर्नओवर है उसका 25% वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसमें से 5% लेके आता है जो ओनर जिसका बिजनेस है वो लेकर आएगा पैसा, और बैलेंस 20% जो है वो बैंक फाइनेंस कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, बच्चों ने बताया कि वो बैंक के फाइनेंस के रिस्पेक्ट में दिया गया था। तो जो भी आपको टर्नओवर दे रखी थी, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 करोड़ की टर्नओवर दे रखी है, तो उस केस में सीधा बैंक का फाइनेंस क्या होता है 20%, जो कि 2 करोड़ रुपीस निकल कर आता है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि करंट एसेट्स दे रखे थे 6 करोड़ रुपीस के, करंट लायबिलिटी दे रखी थी अदर देन बैंक फाइनेंस 3 करोड़ रुपीस। तो इसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस MPBF पूछा गया था। ये टर्नओवर मेथड नहीं है, यहाँ पे करंट एसेट करंट लायबिलिटी के ऊपर आपको असेसमेंट करना है। तो यहाँ पे जो मेथड, 3 मेथड है इसके अंदर भी, तो अभी कौन सा मेथड है उसकी क्लैरिटी नहीं है, बट जनरली जो बैंक में यूज करा जाता है वो होता है कि जो भी आपका 6 करोड़ रुपीस फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट्स है, इसका 75% फाइनेंस करा जाता है, तो ये निकल कर आता है 4.5 करोड़। इसमें से ये तो देखो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 4.5 करोड़ रुपीस,
बट इसमें से आपको लाइबिलिटीज करंट नेचर के मिल रखे हैं 3 करोड़ रुपीज की। ऑलरेडी आपको लोगों ने उधार पे पैसा दे रखा है, उधार पे स्टॉक दे रखा है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आता है वो 1.5 करोड़ आता है, जो कि है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। चलिए अगला आपका क्वेश्चन आता है। अच्छा, सेम टाइप के क्वेश्चन एमबीबीएस के जितने भी मेथड है वो सारे के सारे कवर कर रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो 75% निकाल के जो लॉजिक है इसके पीछे कि बैलेंस जो 25% है वो कंट्रीब्यूट करेगा जो खुद का बिजनेस चला रहा है, वो सारा थोड़ा ना बैंक दे देगा। ये करंट एसेट में 75% बैंक फाइनेंस करेगा, और उसके अंदर भी आपने लोगों से 3 करोड़ रुपए ले रखा है। 4.5 करोड़ रुपीज बैंक कहेगा हम दे सकते हैं, बट 3 करोड़ रुपए आपने लोगों से ले रखा है, तो बैलेंस बचा 1.5 करोड़, उतना हम आपको एक लोन की फैसिलिटी दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कैश बजट मेथड के ऊपर। तो मंथली कैश इन्फ्लो दे रखे थे, मंथली कैश आउटफ्लो दे रखा था, तो इसके बेसिस पे आपको कैश बजट मेथड के अंदर कितना वर्किंग कैपिटल बन के आता है वो निकालना था। ये क्वेश्चन मेरे को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें कुछ होना चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, पैसा कब ज्यादा आएगा। जो कैश बजट मेथड है उसके अंदर जो मैक्सिमम कैश डिफिसिट होता है उतने आपको लिमिट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई सीजनल बिजनेस है तो एक पर्टिकुलर मंथ में अगर आपको 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है लोन की, फिर किसी मंथ में आपको 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो कैश बजट के हिसाब से आपकी 15 लाख रुपए जितना मैक्सिमम कैश डेफिसिट है उतना आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल की लिमिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, जरूर इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। ये वाले क्वेश्चन भी कवर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना हो सकता है नायक कमेटी की जो टर्नओवर मेथड है उसके रिकमेंडेशन के ऊपर। तो मैक्सिमम जो टर्नओवर मेथड है उसके बेसिस पे आप 5 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारे एमसीक्यूज के अंदर कवर्ड है, 5 करोड़ वाला भी। इसके बाद नायक कमेटी के ऊपर ही, टर्नओवर के ऊपर ही, कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितने परसेंट पे प्रोवाइड करी जाती है। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक न्यूमेरिकल भी और एक वैसे भी पूछा गया था कि वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करी जाती है 20% ऑफ टर्नओवर पे। ठीक है जी, बच्चे कंफर्म करेंगे कि दो क्वेश्चन ही थे, एक न्यूमेरिकल था और एक थ्योरेटिकल पार्ट भी था कि वैसे ही पूछा गया कितनी परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल जो बैंक प्रोवाइड करता है वो हो सकती है टर्नओवर के कंपैरिजन में। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा अच्छा इसलिए क्योंकि हमने कवर कर रखा है। एलसी जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं पढ़ रखा उससे क्वेश्चन हिला भी नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे एलसी के रिस्पेक्ट में 3 क्वेश्चन थे। लेटर ऑफ क्रेडिट इनलैंड की बात होती है, जो इंडिया के रिस्पेक्ट में हम डोमेस्टिक कंट्री जो हमारी वहीं पे एलसीज इशू करी जा रही है, और उसके बाद होती है आपकी इंपोर्ट करते जनरली आप, तो उस केस में एलसीज इशू करी जाती है। इनलैंड का मतलब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आप इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन की फिगर तो नहीं पता, बट हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो एलसीज जो आप देते हैं वो परचेज के ऊपर देता है। आप कुछ परचेज करके लेकर आने वाले हैं, बट जो सेलर है ना वो विश्वास नहीं करता आपके ऊपर, तो आप कहते हैं नहीं नहीं, मेरा बैंक आपको एक तरह का गारंटी देगा, तो आप सामान भेज दो, देखो मैं बैंक से गारंटी, इस गारंटी को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। या आप पकड़ो, मैं 2 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन थे इसी के, मतलब लैंग्वेज डिफरेंट थी, अलग अलग चीजों को मांगा गया था, बट कॉन्सेप्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं 48 लाख रुपीज का, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आप एलसी पे परचेज करते हैं, कुछ के तो पैसे देते होंगे, कुछ जो सप्लायर है वो आपकी बात मानते होंगे, जरूर थोड़ा ना कि सारे के सारे सप्लायर बोलते हैं नहीं नहीं गारंटी चाहिए। कुछ आपके रिश्तेदार भी होंगे ना, नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए, आप ले लो, पैसे दे देना। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं 48 लाख की परचेज है, इसमें से 50% मेरे को एलसी चाहिए होती है, 50% जो सप्लायर है वो एलसी मांगता है। तो यहाँ पर 24 लाख की एलसी की रिक्वायरमेंट आ गई। अब इसके अंदर भी मैं कुछ माल इंडिया से ही परचेज करता हूँ, कुछ माल बाहर से परचेज करता हूँ। तो यहाँ पे इनलैंड की बात करेंगे, इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट कितना है, तो यहाँ पे बोला गया हमारा 50% इसमें से इनलैंड है और बाकी सारा इंपोर्टेड है। ठीक है ना। तो 12 लाख मेरा इंडिया से परचेज हो गया और 12 लाख मेरा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसका फर्क क्यों है? देखो, अगर आप इंडिया से परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे सामान आने में उतना टाइम नहीं लगेगा, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट में शिप से सामान आता है, काफी टाइम लग जाता है, तो वहां पर एलसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, इन लैंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे लीड टाइम है 2 महीने का, मतलब 2 महीने लगेंगे सामान को आने में। ठीक है ना। मेरी 12 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, मैं परचेज करूंगा और 2 महीने लगेंगे। तो यहाँ पर मेरा मतलब एलसीज कितने की मेरे पास होनी चाहिए, हर महीने की मेरी परचेज होगी 1 लाख रुपए की, बट मेरा 1 लाख रुपए से काम तो नहीं चलेगा ना, 2 महीने इसको आने में लग जाएंगे।
फर्स्ट जब मैंने परचेज करा 1 लाख रुपए का, तो मैंने एलसी खोल के दी इसको, हाँ जी ये लो 1 लाख रुपए की एलसी। अब ये वाला जो 2 महीने आने में लग जाएंगे इसको, तो 1 महीना एंड हुआ, दूसरा महीना फिर एंड हुआ। अब मेरे को दूसरे महीने के स्टार्टिंग के अंदर फिर से परचेज करना ना, मेरी हर महीने की रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए के रॉ मटेरियल की। तो दूसरे महीने मैंने फिर से एक एलसी खोल दी कि हाँ जी अब मेरे को सामान फिर से परचेज करना है, 1 महीना हो गया परचेज तो करना है। ये जो फर्स्ट एलसी खुली है वो 2 महीने के एंड में जाके खत्म होगी, और दूसरे महीने के स्टार्टिंग में मैंने एक और एलसी खोल दी। तो इस पर्टिकुलर पीरियड पे मेरी कितनी एलसी खुली रही? 2 लाख रुपीज की। फर्स्ट लाख की एलसी सेकंड मंथ के एंड में खत्म होगी, और सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में मैंने एक और एलसी खोल दी। 1 लाख की पहले खुली थी, सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में एक और खोल दी, तो यहाँ पर 2 लाख की एलसी अभी ओपन है। सेकंड मंथ जब एंड होगा तो जो 1 लाख की एलसी फर्स्ट मंथ में खुली थी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। बट एट अ पॉइंट मेरे को 2 लाख रुपए की एलसी की लिमिट की रिक्वायरमेंट, मैं बैंक को बोलूंगा हाँ जी 2 लाख रुपए की एलसी की मेरे को रिक्वायरमेंट है, वो आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इंपोर्ट की बात करें, तो इंपोर्ट में भी हमारा 12 लाख का इंपोर्ट है, और हर महीने मतलब हम 1 लाख का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर भी आपका लीड टाइम देखो 4 महीने, 4 महीने में सामान आएगा। तो उस केस के अंदर क्या, मतलब यहाँ पर भी 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की 4 महीने लगेंगे, तो मेरे को 4 लाख की एलसी चाहिए, इतने की लिमिट चाहिए। टोटल एलसी की बात करेंगे तो 4 लाख इंपोर्ट की होगी और 2 लाख रुपीज इनलैंड की होगी, तो टोटल जो एलसी निकल कर आती है वो है 6 लाख रुपीज की। हमने एलसी के ऊपर और भी ढेर सारे क्वेश्चन करे, कॉन्सेप्ट करे हैं। तो यहाँ पर आपका एक यूजार्स पीरियड का भी कॉन्सेप्ट आता है कि लीड टाइम तो लगता ही है, उसके बाद आपको उसको यूज करने में भी टाइम लग जाता है। तो उतने टाइम तक भी पेमेंट करने में टाइम लगता है ना, तो उतनी एलसीज और ओपन रहेंगी। यार हाँ इसको पेमेंट हम लीड टाइम जितना सामान भिजवाने में टाइम लगा रहे हैं, उसके बाद भी हम कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेंगे, उतने टाइम तक की तो वो गारंटी दे रहे हैं ना बैंक से। तो उस केस में लीड टाइम और यूजार्स पीरियड को आप ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे, ठीक है जी। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका 24 फॉर एग्जाम्पल 24 लाख का आपका एनुअल परचेज है, इस केस के अंदर आप 6-6 लाख की क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो उस केस के अंदर आपको कितनी एलसी खुलवानी होगी? तो 6-6 लाख की 4 होगी ना, 24 डिवाइड बाय 6। तो मतलब इसके बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं थे, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप अटेम्प्ट कर पाए होंगे, और आई एम श्योर हमारे स्टूडेंट्स ने इनको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ये रट्टे वाला क्वेश्चन फिर आ गया। एडवांस पेमेंट अगर आपने एलसी के अंदर कर रखे तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर इज रेड क्लॉज। सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू लेटर ऑफ क्रेडिट? तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का कोई काम नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट की मूवमेंट कैसे होती है, यहाँ पे बेनिफिशियरी वगैरह हर एक चीज अगर आपको पता है तो आपको सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट से 5 क्वेश्चन, ठीक है जी। मॉड्यूल नंबर 4, एक लेक्चर सिर्फ, जो कि आपका 50 मिनट्स का लेक्चर है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल पूछा गया था सीजीटी में से स्कीम के ऊपर। तो यहाँ पे आयरक नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, कितना आपको प्रोविजनिंग वगैरह करना है। तो इसका भी ढेर सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, क्या फिगर से वो हमें नहीं पता। अगला भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था डाउटफुल एसेट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर अगर डाउटफुल में क्लासिफाई कर रखा है उस लोन को, तो उस केस में 100% प्रोविजनिंग करी जाएगी आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। न्यूमेरिकल के फिगर्स क्या है वो नहीं पता, एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है लेक्चर्स के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगर एड होक लिमिट दे रखे, एड होक मतलब कि यार एक क्लाइंट आता है कि देखो मेरी एक लिमिट तो चल रही है, बट अभी मेरे को थोड़ा सा और सामान परचेज करना है, मेरा बिजनेस थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, तो एड हॉक लिमिट दे दो, अभी के लिए थोड़ा सा पैसा दे दो। तो यहाँ पर अगर कोई लिमिट सैंक्शन करी जाती है, ऑब्वियसली हम असेसमेंट करते हैं कि उसको रिक्वायरमेंट है, देखो कितना परचेज हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, तो उस केस में उसके बिजनेस में कोई कमी ना आए तो हम उसको लिमिट दे देते हैं। तो उस केस में अगर ये 180 डेज के अंदर रिन्यू नहीं होती तो फिर हम मान लेते हैं ये एनपीए हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया था कितने दिन के अंदर आपको इसको रिन्यू करना है, नहीं तो फिर इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेंगे। जनरली नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना जाता है अगर आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 90 डेज से ऊपर, तो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। अगर आपका 0 से लेके 30 डेज का आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे आपको एसएमए स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 0 क्लासिफाई करते हैं। 31 से 60 डेज का आउटस्टैंडिंग है तो SMA 1, 60 डेज से 90 डेज का आउटस्टैंडिंग है तो आप SMA 2, और 90 डेज से ऊपर का आउटस्टैंडिंग है तो फिर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। ये क्यों बताया गया? क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है।
अगर कोई डिले है 31 to 60 डेज का, तो उस केस में वो किस SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट में क्लासिफाई होगा? तो आंसर है SMA 1। ओके, आपको सारे के सारे क्राइटेरिया वगैरह ऑलरेडी बता रखे हैं इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के लेक्चर के अंदर। आरएक नॉर्म्स के ऊपर भी आई थिंक सो 7-8 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, आरएक नॉर्म्स के ऊपर स्टैंडर्ड एसेट है, आपने कोई लोन दे रखा है एमएसएमई एंटरप्राइज को, तो उसके ऊपर भी कितनी प्रोविजनिंग करी जाएगी? तो स्पेसिफिकली एमएसएमई सेक्टर पे अगर आपने लोन दे रखा है, स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में भी 25% का आपका 0.25% का आपका प्रोविजनिंग क्रिएट करी जाएगी। सेम क्वेश्चन है आपके, प्रोविजनिंग आपको कितनी क्रिएट करनी है स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज के लिए? 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पर्टिकुलर परसेंटेज से कम आ जाती है, तो आपको उस एसेट को लॉस एसेट क्लासिफाई करना होता है। आरएक नॉर्म्स का ये आंसर है, इसका 10%। आपके नोट्स में ये कवर्ड है, ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन आता है। देखो, आरएक नॉर्म्स के 10 क्वेश्चन ऊपर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेंशन लोन गिवन बाय बैंक will not be classified as non-performing asset when the facility granted to the borrower is classified as NPA? देखो, कोई लोन पर्टिकुलर तो है, उसका लोन एनपीए क्लासिफाई हो गया एक बायर का, तो जनरली क्या होता है, अगर बायर का लोन क्लासिफाई एनपीए हो गया तो हर एक लोन को एनपीए कर देते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर इसने कोई बिल डिस्काउंट करवा रखा है और वो एलसी से एक्सेप्टेड है, मतलब किसी और बैंक की गारंटी है, तो उस केस में क्या दिक्कत है यार? मार्को तो गारंटी दे रखी है ना किसी और बैंक ने, अगर इसकी सीसी लिमिट है वो एनपीए होगी, तो उसका ये मतलब नहीं कि जो उसने बिल डिस्काउंट करा रखे हैं जो एलसी से एक्सेप्टेड है वो भी एनपीए हो जाएंगे। क्यों एनपीए होंगे? यहाँ पे तो बैंक पेमेंट कर ही देगा ना, इसको एलसी वाला पेमेंट कर देगा अगर ये नहीं करता तो, ठीक है ना? ओके, अगला आता है आरएक नॉर्म से। फिर अगर कोई बिल डिस्काउंट करा रखा है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बच जाएगा? अगर वो ओवरड्यू रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। बढ़िया, ओके, तो आरएक नॉर्म से अच्छे खासे क्वेश्चन आए। इसके बाद क्वेश्चन आता है केवाईसी के जो आपके नॉर्म्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ वैलिड प्रूफ फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट बाय अ सोल प्रोपराइटर? तो यहाँ पे देखो ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं और मेरे हिसाब से सारे ठीक है, ये हमने केवाईसी के डायरेक्शंस में पढ़ रखा है। आईटीआर भी चलेगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी चलेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट भी चलेगा, कोई म्यूनिसिपैलिटी जो एक्ट है उसके अंदर सर्टिफिकेट्स है तो वो भी चलेंगे, यूटिलिटी बिल्स है वो भी चलेंगे। तो ये हमने देखो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरी फर्म का, तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है? उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेड है, आपका कोई लाइसेंस है जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने इशू कर रखा है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर है वो भी चलेगा, सेल्स इनकम टैक्स की रिटर्न भी चलेंगी, आपके जीएसटी सर्टिफिकेट्स भी चलेंगे। तो यहाँ पे हर एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा क्या लगता है कि क्या हो सकता है, आप बताएंगे, कंफर्म करेंगे, क्या आपको आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट लिखी गई थी ऑप्शंस के अंदर? अगर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है तो वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपकी कंप्लीट टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, सिर्फ जो पहला पन्ना होता है ना एक्नॉलेजमेंट का वो नहीं चाहिए। तो क्या पता आपके ऑप्शंस में एक्नॉलेजमेंट दे रखी हो, फिर यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट को बोलना है कि हाँ ये एक वैलिड प्रूफ नहीं है, ठीक है ना? तो इसके बारे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बच्चे हेल्प करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ड्यू डिलिजेंस बाय बैंक? क्यों करते हैं भाई, परफॉर्म क्यों करता है? ताकि क्रेडिट रिस्क कम हो सके, असेस कर सके कि ये बंदा ठीक है कि नहीं। अगर लगेगा क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा है जी, आपको हम लोन ही नहीं दे रहे, ठीक है। शेल बैंक की डेफिनेशन पूछी गई, ये भी केवाईसी की डायरेक्शन के ऊपर है। शेल बैंक की डेफिनेशन हमारे यहाँ पे कवर करवा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और शायद शेल बैंक की डेफिनेशन का जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्ट में। अब बेनिफिशियल ओनर मतलब एक एंटरप्राइज का एक्चुअल में ओनरशिप किसके पास है, कौन इसको चलाता है, तो इसके अंदर भी किसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो नहीं पता, बट बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्ट में भी ढेर सारे आपके नॉर्म्स हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में अगर 10% से ऊपर अगर कोई होल्ड करता है प्रॉफिट्स वगैरह तो वो बेनिफिशियल ओनर है। ऐसी दूसरी कोई बॉडी वगैरह है, नेचुरल पर्सन है, आपका कोई एसोसिएशन है, तो उस केस में परसेंटेज 15% हो जाते हैं, और ऐसी ढेर सारी अलग अलग परसेंटेज है। तो बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्ट में भी इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया था कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में कौन बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा, तो उस क्वेश्चन को भी क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अगर टॉपिक की बात करेंगे तो ये केवाईसी का ही टॉपिक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके मॉड्यूल नंबर 1 में से,
एक टॉपिक है आपका टाइप ऑफ बोरोवर्स। तो जितने भी टाइप के लोग आते हैं आपके पास लोन लेने के लिए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, तो ढेर सारे अलग अलग टाइप के बंदे होते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये काफी सारे लोग छोड़ के जाते हैं, इजी टॉपिक है, क्या करना, यहीं से आपके 3-4 क्वेश्चन है। टाइप ऑफ बोरोवर में पहला क्वेश्चन कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए, तो आंसर है 2, सेम एमसीक्यूज में कवर्ड। अगला क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी, 2 and 15, स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना ऑब्वियसली। ओके, अगला आपका क्वेश्चन आता है 1% कंपनी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था वो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि मेंबर के बारे में पूछा गया था या कैपिटल के रिस्पेक्ट में पूछा गया था। मेंबर की बात करेंगे तो 1% कंपनी में एक ही मेंबर हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। इसके साथ साथ अगर कैपिटल की बात करी गई है तो कैपिटल इसमें भी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है मिनिमम कैपिटल की। हमारे यहाँ पे सेम स्क्रीनशॉट्स आ गए। तो 1% कंपनी के रिस्पेक्ट में क्या क्वेश्चन था वो भी आप बताएंगे। ओके, एक कोई इंडियन सिटीजन है, तो अगर वो इंडिया में कुछ पर्टिकुलर दिन से कम रहता है तो फिर उसको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा, तो आंसर इज 182 डेज। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपने एलएलपी के बारे में पढ़ा है तो उस केस में आपका कोई एक ना एक पार्टनर इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है, तो वहां पर 182 डेज का क्राइटेरिया आ जाता है। ठीक है ना। तो 183 या उससे ज्यादा दिन आपको रुकना पड़ता है। ओके, एन इंडियन सिटीजन स्टेज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, तो उस केस के अंदर वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ओके ओके, अगला क्वेश्चन आता है आपको 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का क्वेश्चन है। अगर कोई आपने बिल को फाइनेंस करवाया है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से, तो वहां से आपने उसको डिस्काउंट करवाया, तो क्या उसको पीएसएल माना जाएगा कि जो भी बैंक उसको लोन दे रहा है, तो पीएसएल के जो टारगेट्स होते हैं वो बैंक के ऊपर रखवाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएसएल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपकी लेंडिंग करी जा रही है ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसको भी पीएसएल माना जाता है। चलो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट आंसर पूछा गया, तो विद रिकोर्स फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन टू एमएसएमई इज नॉट एलिजिबल फॉर पीएसएल क्लासिफिकेशन। तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट है, पीएसएल उसको माना जाता है, क्लासिफिकेशन करा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन था सिबिल रेंज के ऊपर। तो यहाँ पे रेंज है 300 टू 900 की रेंज आपसे पूछी गई थी। तो आप सभी ने पूरी की पूरी आंसर की यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको ये हेल्प करेगी आपको असेस करने के लिए कि आपका एग्जामिनेशन कैसे गया, साथ ही साथ हमारे कंटेंट का भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। जो बच्चे आगे के लिए इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए, तो आप सबको भी एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। बाकी जिनका भी ये एग्जामिनेशन ठीक गया, जो कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, जो भी हमने स्टार्टिंग में बोला, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जल्दी आपको एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए दी जाएगी। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। कोर्सेज को रेफर करने के लिए www.caramaluthraclasses.com पे जरूर विजिट करिएगा। चलिए ओके, टाटा, बाय बाय।